हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पहले भी पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, लेकिन आज इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो एनर्जी के रेस्पिरेशन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम एसिमुलेटेड फूड बाय टेकिंग ऑक्सीजन इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसमें एसिमुलेटेड फूड जो होता है, जितना भी फूड एब्जॉर्ब कर रखा है, जितना भी फूड हमारे सेल्स तक या न्यूट्रिएंट सेल्स तक पहुंच चुके होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करना, मतलब उनके साथ ऑक्सीजन की हेल्प से उस उनमें से एनर्जी को रिलीज़ करना, उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और इन रिटर्न हम क्या रिलीज़ होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ब्रीदिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में भी आपको डिफरेंस पता है। ब्रीदिंग होता है इनहेल, सिंपल प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग में इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2, बस इतना रहता है। लेकिन रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें पूरा ब्रेकडाउन ऑफ फूड से एनर्जी कैसे कैसे रिलीज़ होती है ऑक्सीजन की हेल्प से, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? रेस्पिरेशन में आ जाती हैं। ठीक है। तो अब भाई देखते हैं कि एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे किस तरीके से रिलीज़ होती है सेल्स में। देखो, सेल्स में हम इक्वेशन पढ़ेंगे। आप ज़्यादा बड़े हो चुके हो, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशंस आपको साइंस में पढ़नी पड़ेंगी। तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स प्लस एनर्जी, ये तीन चीज़ें मिलकर बनाते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP जिसे हम जानते हैं। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये दोनों सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो और उसके बाद जब रेस्पिरेशन के टाइम पे जब एनर्जी रिलीज़ होती है, वो इन तीनों के साथ मिलके किस में कन्वर्ट हो जाती है? ATP में। ठीक है, ये तो हो गया ATP में। अब ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब जब उस एनर्जी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब क्या होता है? तब इसी का उल्टा रिवर्स प्रोसेस होता है। ATP जो होता है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड प्लस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होती है इसे तो हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी ये दोनों चीज़ें कहाँ? सेल में वैसे के वैसे ही रहती हैं। तो एनर्जी कितनी? 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस प्रोसेस की ड्यूरिंग रिलीज़ होती है। ठीक है। ADP और ATP की फुल फॉर्म ये है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और T से ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अब जो एनर्जी रिलीज़ हो चुकी है वो किन किन कामों में, किन किन चीज़ों में यूज़ होती है? तो जितनी भी बॉडी की फंक्शनिंग होती है, जिसमें जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स एक्सेट्रा, या ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, ये इन सब चीज़ों में एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है विद ऑक्सीजन, एनारोबिक होता है विदाउट ऑक्सीजन। पहले से जानते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब इन दोनों को पढ़ने से पहले एक टर्म पे ध्यान दे लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस से टर्म से ही पता लग रहा है कि ये समथिंग कुछ ग्लूकोज से रिलेटेड होगा। तो ये वह होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज का किस में कन्वर्ट होना? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ किसी भी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन को जो ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से जो भी रिएक्शन होती है उसको हम वो बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, इसी मतलब 10th क्लास में ही। तो एक चीज़ और है इसमें, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है, और इट डजेंट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती इस प्रोसेस को। ठीक है, तो देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसमें? ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होता है। वो पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, H2O पानी बनता है, और 38 ATP ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है। तो पहले एक मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और फिर ये 2 मॉलिक्यूल्स जो है फर्दर किस में कन्वर्ट होते हैं? 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल्स में। तो ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ध्यान रखना ये जितना प्रोसेस होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है।
तो ये इतना प्रोसेस होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, इतना प्रोसेस होता है हमारा साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन सेम इक्वेशन है, लेकिन रिजल्ट में क्या आता है, CO2 और इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस। और ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होता है साइटोप्लाज्म में, इसमें ये पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट कौन करता है? छोटे छोटे बैक्टीरिया जो सिंगल सेल्ड होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। तो सिंगल सेल्ड होते हैं तो मैंने बताया कि उनके पास अदर वेरियस ऑर्गन्स नहीं होते ये सब चीज़ को कैरी आउट करने के लिए, तो इसलिए सारी चीज़ें ये साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। PTRs कुछ हो गए। PTR देखो, पॉइंट टू रिमेंबर्स, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। होल प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो जितना भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, मैंने ये बताया, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स में, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, हमें पता है ये 6 कार्बन एटम का कंपाउंड होता है। एंड जो पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन एटम का कंपाउंड होता है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, सिंपलर फॉर्म है किसकी, ग्लूकोज की, इसलिए ये पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर आगे जाके इसका फर्दर डिवीजन होता है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना बस। हाँ, 38 ATP एनर्जी। एक और चीज़ है, ये जितने भी लार्जर एनिमल्स होते हैं उनमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो देख सकते हैं कि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है, तो ये कम में भी काम चल जाता है इनका। सिंगल सेल होते हैं, ज़्यादा बॉडी, ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं होती, ये सब चीज़।